Hey everyone, this is Nidhi Gupta and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. I hope you all are keeping safe and doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है ना, that is going to be analytical paragraph writing and I know कि सब बच्चे इसको लेके कितना ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों डरे हुए हो भाई. आई अंडरस्टैंड टॉपिक थोड़ा नया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले ज़्यादा किया नहीं है, बट ईजी है. 6th 7th 8th 9th में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लोग लिखते थे, एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने में क्या टेंशन है. और ना मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ. मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की जो 10th एग्ज़ाम देने वाले हैं, और मैंने उनको पूछा इफ़ एग्ज़ाम में दो चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग आएगा एंड एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आएगा एंड देयर वुड बी चॉइस, राइट. 5 मार्क्स का है, चॉइस है, सबको पता है. सो व्हाट वुड यू चूज? दे सेड मैम सेफर साइड, हम तो लेटर राइटिंग करने वाले हैं. एंड आई एम लाइक व्हाई यू शुड चूज एनालिटिकल पैराग्राफ? आस्क मी वाई. पूछो निधि मैम क्यों, मैं आपको आंसर दूंगी. ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा. पॉइंट 1, हाफ मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस हैं अगर आपने कोई डेटा मिस किया तो, अदरवाइज फुल मार्क्स दिलाएगा. सेकेंडली सबसे कम टाइम लेगा. लेटर राइटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में कम टाइम लगता है. सेकेंडली जो क्वेरी मुझे आई बच्चों की वो ये आई कि मैम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग अच्छा खासा होता है, पता नहीं एनालिटिकल क्यों दे दिया है. गाइज अगर मैं आपको बोलूँ ना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि उसमें ना आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, फैक्ट्स की ज़रूरत होती है जो आपको खुद से करने होते हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ में मालूम है क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ दिया है, आपको तो बस उसको डेसिफर करना है. बेसिकली आपको उसको वर्ड्स में लिख के देना है. बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें. वो मैं आपको प्रूफ करूँगी आज के वीडियो में. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग टुडे. सो हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ. क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, क्यों इतना टेंशन कर रखा है, बहुत ईजी है, आज समझेंगे. और क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे इसका. ठीक है, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है ना गाइज, ये इसको मिस मत करना. इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ये मिस करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ ना थोड़ा सा फॉर्मल राइटिंग में जाता है. फॉर्मल थोड़ा सा नहीं, पूरा ही फॉर्मल राइटिंग है, जिसमें ज़रूरत होती है अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज़ करने की रिलेटेड टू दैट ओनली. जैसे आपको कोई डेटा दिया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स में आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो फ्रेजेस होते हैं. मैं जब आपको फॉर्मेट सिखा दूंगी, हम लोग पैराग्राफ भी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये पूरी लिस्ट देने वाली हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड में क्या यूज़ करने हैं, बॉडी में क्या यूज़ करने हैं, कंपैरिजन बताने में क्या क्या फ्रेजेस यूज़ करने हैं, वो सब मैं आपको आज सिखाने भी वाली हूँ. डिस्क्रिप्शन में PDF डालूंगी, उसमें भी दे दूंगी. ठीक है, आपको ईजीली ये पूरा पैराग्राफ आज समझाना है. दैट इज़ माई गोल. आई होप यू ऑल आर गोइंग टू वॉच इट टिल द एंड, तभी समझ आएगा. कुछ भी स्किप मत करो. ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देखेंगे, बहुत ज़रूरी है, ये तो सबसे ज़रूरी है. ऑलराइट, और एक सैम्पल पैराग्राफ राइटिंग भी लिख लेंगे. क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इजी. चलो तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ. पहले समझ लो कि पढ़ क्या रहे हो, क्या होता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ, दिखने में कैसा होता है और एक्चुअल में आपको क्या करना है. देखो आपको क्या करना है. एनालिटिकल पैराग्राफ, as the name suggests, is analyzing and comparing any given data and then writing a summary about it. ठीक है, क्या करते हैं, आपको दिया कोई डेटा. डेटा कैसे देंगे, डेटा बताती हूँ अभी कैसे देंगे. सपोज आपको कोई डेटा दिया, आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है. एनालाइज मतलब अच्छे से उसको देखना है. इट्स काइंड ऑफ अ स्कैनिंग, स्कैन करना है पूरा डेटा. जो बार ग्राफ आपको दिया होगा, कैसे दिया होगा अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगी. और फिर आपको डेटा कंपेयर करना है. इस साल में क्या था, दूसरे साल में क्या है, इस मंथ में क्या था, सेकेंड मंथ में क्या है. दिस इज कॉल्ड कंपेरिजन. जो भी गिवन डेटा है वो आपको करना है और समरी में उसको वर्ड्स में लिख देना है. ये आपको करना है. ठीक, ओके, ऑल राइट. नाउ
you will be provided some information or data and you need to decode this data and words and write it in a form of a paragraph. Now ये जो data और information है वो आपको कैसे दिया जाता है? The data can be given to you in any form. ओके कैसे? इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट. पाई चार्ट क्या होता है? पाई की तरह एक शेप होगा और उसमें सेगमेंट्स बने होंगे. इतना परसेंट किसी का है, इतना परसेंट ये प्रॉफिट है, इतना परसेंट लॉस है, ऐसे करके दिया होता है. ठीक है. इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ. क्या क्या हो सकता है? पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है. बार ग्राफ में बार्स बने होते हैं, ग्राफ होता है, बार्स बने होते हैं. या फिर आपके पास में एक आ सकता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में लाइंस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन इंडिकेशन कराया जाता है. ठीक है. सो बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, इट कैन बी अ पाई चार्ट. आपको उसको रीड करना है, बेसिकली उसको अच्छे से स्कैन करो, समझो क्या डेटा दिया है, उसको डिकोड करना है. वो डेटा को डिकोड करके वर्ड्स में लिखना है. तो मैंने आपको क्या बोला था? देखो, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको एज इट इज़ उतारना है. अब उसके लिए फ्रेजेस क्या यूज़ होंगे, वर्ड्स क्या यूज़ होंगे, करेक्ट ग्रामर में लिखना, ये हमको सीखना है. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. चलो, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. सो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ टेबल और इवन अ पिक्चर फॉर्म भी. ये कैसे दे सकते हैं? आपको एक पिक्चर के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर एक टेबल के फॉर्म में दे सकते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली हम लोग कैसे करने वाले हैं. देखो, मैं क्या बोलती हूँ, जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है? पिक्चर कंपोजिशन का कॉम्बिनेशन है और डेटा इंटरप्रिटेशन का कॉम्बिनेशन है. दोनों वर्ड सुने हैं, थोड़े थोड़े सुनते हुए लगते होंगे आपको ये. तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर कंपोजिशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? याद है बचपन में 6th 7th 8th में आपने क्या होगा, एक पिक्चर दे दी और उसको आपको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है. तो वही तो है, यहाँ भी तो एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखो, वर्ड्स में लिख दो. ठीक. वो पिक्चर्स कोई गार्डन की होगी या किसी पब्लिक पार्क की होगी या किसी क्राउडेड मार्केट की होगी, एंड यू वुड बी डेसिफरिंग लाइक राइटिंग इट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन अ पैराग्राफ. यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेटिव डेटा दिया है, उसको पैराग्राफ में लिखना है. ऐसे ही DI होता है. DI क्या होता है ना? डेटा इंटरप्रिटेशन एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है. आप लोग भी इसको करोगे या फिर आई थिंक आप लोग के मैथ के स्टैटिस्टिक्स में आता होगा ये. उसमें क्या करना रहता है? टेबल दी होती है, ऐसे ही इतना सुंदर सा पिक्चर बना के नहीं देते हैं, वो रफली एक टेबल दे देते हैं और उसमें डेटा होता है. आपको उसके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. 1 क्वेश्चन एंड 4 एग्जाम्पल, ऐसे होता है डेटा इंटरप्रिटेशन. तो अभी ये क्या है? ये वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. पिक्चर दे दिया और डेटा इंटरप्रिटेशन की तरह आपको क्वेश्चन के आंसर ना करके खुद से पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेम वैसी है जैसी डेटा इंटरप्रिटेशन में आती है. ईजी है, ईजी पीजी है. तो हम लोग अभी इसको देखेंगे और इसको देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो मुझे आपको ये दिखाना था कि ऐसा कुछ डेटा ऐसा कुछ एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है. क्वेश्चन क्या होगा? देखो, ऐसा क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जिसमें पूछेंगे, बिलो इज अ ग्राफ गिवन, ओके, शोइंग लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ यूरोपियन कंट्री रेंजिंग फ्रॉम, कब से कब तक का है ये? दिस इज फ्रॉम 1951 to 2011. 1951 to 2011. Correct? Did you see? Write an analytical paragraph based on the given data. कितने वर्ड्स में? 100 to 150 वर्ड्स में. 120 150 वर्ड्स के अराउंड आपको इसको लिखना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन टू यू. ठीक है. 5 मार्क्स का है, मिस तो बिल्कुल नहीं करना है. फुल मार्क्स मिलेंगे अगर सारा इन्फॉर्मेशन आपने बताया है. तो कैसे बताओगे इन्फॉर्मेशन? आई विल हेल्प यू इन दैट. ठीक. अभी क्या करते हैं ना, हम लोग पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, ऐसे आपको पूरा फॉर्मेट करना होगा और वंस यू आर डन विद दिस फॉर्मेट, इट्स ईजी to you to align the entire paragraph into this. ऐसे ही लिखना है. कैसे लिखना है? देखो, हमारा जो पैराग्राफ है उसको हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लेट्स डिवाइड इट इनटू 3 for right now, like for present. So the paragraph is divided into 3 parts. 3 parts कौन कौन से हैं? एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका कंक्लूजन हो गया, तीसरा आपका हो गया बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. क्या लिखते हैं इंट्रोडक्शन में? देखो, इंट्रोडक्शन की लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 लाइंस हम लोग लिखेंगे. क्या लिखेंगे उसमें? डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट.
The reader should be able to understand the context of your paragraph just by watching the introductory lines. स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में रीडर को पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये पैराग्राफ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, उसमें क्या था, लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल रेंजिंग फ्रॉम 1951 टू 2011। ठीक है, तो बस वही लाइन इसमें लिख देना इंट्रोडक्शन में और आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज डन। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, क्या क्या लिखेंगे इसमें, देखो, राइट ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द डेटा वन बाय वन। बॉडी में कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा में इंफॉर्मेशन है एज इट इज उसको लिखते जाएंगे। कैसे लिख सकते हैं उसको, देखो, जो डेटा है ना, या तो वो आपको दिया जाएगा सीक्वेंशियल ग्रोथ में। सीक्वेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब हो गया, सपोज करो मैं एक कंपनी हूँ, मैं अमूल की कंपनी हूँ, ठीक है। अभी अमूल का जो प्रोडक्ट है मैं सीक्वेंशियल ग्रोथ बताऊंगी। 1951 में मेरी ग्रोथ इतनी थी, 1961 में इतनी थी, 71 में वी क्रॉस्ड 100 मिलियन कंपनी, देन इन अदर 10 ईयर्स हम लोगों ने इतना ग्रोथ किया। तो क्या हो रहा है, मेरा ही सीक्वेंशियल ग्रोथ हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है 2 कंपनीज दी हो। फॉर एग्जांपल आपको कोका कोला और पेप्सी दे दिया, ठीक है, पीना नहीं है, पढ़ना है, दोनों कोल्ड ड्रिंक्स दे दिए आपको। अब आपको क्या बोला है, दोनों कोल्ड ड्रिंक्स का कंपैरिजन करना है। 1951 में कोका कोला का तो इतना प्रॉफिट था, लेकिन पेप्सी का उससे ज़्यादा था। नेक्स्ट ईयर में पेप्सी का कम हो गया, कोका कोला का बढ़ गया। दिस इज कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। तो आप या तो क्या करोगे, सीक्वेंशियल ग्रोथ के हिसाब से पैराग्राफ लिखोगे या फिर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से पैराग्राफ लिख सकते हो। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या करेंगे, ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द एंटायर प्रोसेस। आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करके बताओ कि भाई हमको फाइनली ये समझ आया है, दोनों कंपनीज में से ए और बी में से ए वॉज इन अ बेटर पोजिशन, ए वॉज ऑलवेज इन प्रॉफिट, बी did not get that much profit। बेसिकली मतलब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। सो ड्रॉ कंक्लूजन थ्रू द इंफॉर्मेशन यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार ग्राफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। देखो गाइज, सारा खेल उन फ्रेजेस का है जो आप इसमें यूज करने वाले हो, ठीक है। आप फ्रेजेस में क्या क्या फ्रेजेस यूज करोगे पैराग्राफ में जो टीचर का अटेंशन ग्रैब करेंगे, रीडर को इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ को इजी वोकैब में भी लिखा जा सकता है, सेम चीज़ को इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स में भी लिखा जा सकता है। तो वो फ्रेजेस मैं आपको देने वाली हूँ लास्ट में वीडियो, इसको करने के बाद में एंड में मैं आपको वो फ्रेजेस भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से यूज़ करें और आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी हम लोग करेंगे इसके बाद में, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट ऐड एनी पर्सनल ओपिनियन और कंक्लूजन इन दैट। आपको खुद से कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि आप फिर क्या कर रहे हो, आप डेटा हैम्पर कर रहे हो, ठीक है। जो डेटा दिया है आपको उससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है, जितना दिया है उतना बताना है, उसी के हिसाब से कंक्लूजन रखना है। हमको कुछ ओपिनियन अपनी ऐड उसमें नहीं करनी है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सो पॉइंट 1, देखो, आपको कभी भी पैराग्राफ आता है पेपर में, सीधे सीधे लिखना नहीं शुरू कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया पेन उठाया लिखना, पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखोगे, पहले जो चार्ट दिया है, टेबल दी है, उसको रीड करना है। रीड करने का एक तरीका होता है, एक पेंसिल लो हाथ में और उसको रीड करना शुरू करो। रीडिंग में क्या करेंगे, समझेंगे एग्जैक्टली पूरे चार्ट में, पूरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है। बहुत इजी है, आई थिंक अगर आप टाइम डिवाइड करोगे तो 3 मिनट्स में आप पूरा इसको रीड कर सकते हो, बाकी के 7 मिनट्स में आप उसकी राइटिंग कर सकते हो। तो 10 मिनट्स में आपका ये एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट्स एक्स्ट्रा आप अपनी स्पीड के हिसाब से रखो, ठीक है। चलो तो रीड करना सीखते हैं कि इसको रीड कैसे करेंगे। पहले हेडिंग देखेंगे जो सबसे ऊपर ग्राफ के ऊपर लिखी होगी। हेडिंग क्या है, लिटरेसी रेट इन अ यूरोपियन कंट्री फ्रॉम 1951 टू 2011। समझ आ गया। 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक मेल है और एक फीमेल है। लिटरेसी रेट है इनका, पढ़ाई कितने लोग लिटरेट थे, साक्षर थे बेसिकली, ठीक है। तो 1951 से लेके 2011 तक मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में क्या चेंजेस आए हैं, कितना ग्रोथ हुई है, कहाँ स्टेबल थे, कहाँ ड्रॉप किए, वो सब इसमें है, वो हम जानेंगे,
तो देखो पहला ईयर क्या है 1951, लास्ट ईयर क्या है 2011। सारे ईयर को अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या बन रहा है 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 10 ईयर्स का फर्क है। डेकेड बोलते हैं इसको। देखो फ्रेज देख रहे हो आप, 10 ईयर्स भी लिख सकते हो, मैं आपको उसकी जगह फ्रेज दे रही हूँ डेकेड, ठीक है, तो आपको डेकेड यूज करना है। चलो अभी देखो इसको पढ़ लेते हैं। आपको पता है ना एक्स लाइन होती है, वाई लाइन होती है, वैसे ही है ये। यहाँ पे आपके ईयर थे, ये क्या है, ये ग्रोथ है परसेंटेज, 10%, 20, 30, 40, 50। अब इनके बीच का अगर कुछ होगा तो 15 होगा, ये 25 होगा, ये 35 होगा, ये 45 होगा। ये तो ईजी है, समझ आ गया होगा। तो अभी हमने पता लगाया, मेल है ग्रीन कलर का, ग्रीन, फीमेल है येलो कलर का, येलो ग्रोथ, ठीक है। ईयर समझ आ गए, परसेंटेज का रेशो समझ आ गया। अभी क्या करना है, इसको पढ़ना है। अगर मुझे खुद से बताना होगा तो देखो मैं क्या पढ़ूंगी। आई वुड से 1951 में जो मेल है, मेल इज ग्रीन ना, सो जो मेल लिटरेसी है वो 30% थी, मतलब एंटायर 100% पॉपुलेशन में से 30% मेल क्या थे, हमारे लिटरेट थे। देखो ये एक रियल डेटा नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे ही फैक्चुअल है, आपको समझाने के लिए इसको बनाया है। एग्जाम में हो सकता है रियल डेटा किसी कंट्री, किसी कंपनी का दे दे, हो सकता है वो भी कुछ फैब्रिकेट करके बना के दे दें, तो ये रियल नहीं है। डोंट थिंक इट 1951 में ऐसा ही होता था। इट जस्ट अ डेटा टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड और राइट लाइक एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। सो 1951 में 30% क्या थे, मेल लिटरेट थे, लेकिन फीमेल कितना था, अभी देखो 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ये कितना है 15 है। 15% क्या थी, फीमेल लिटरेसी थी। क्लियर हो गया। चलो अभी फिर क्या हुआ, 10 ईयर्स के बाद में डेटा चेंज हो गया। डेटा चेंज कैसे हुआ, इतना ग्रोथ हुआ मेल में, क्या है 30 से कितना चला गया 50, 20% एक्स्ट्रा, लाइक ज़्यादा ग्रोथ हो गया। फीमेल में भी उतना हुआ क्या, नहीं, फीमेल में कितना हुआ 5%, 15 से कहाँ आ गया 20 पे आ गया। समझ आ रहा है, देखो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, ये सीक्वेंशियल ग्रोथ नहीं है, सीक्वेंशियल भी है लेकिन कंपैरेटिव स्ट्रक्चर भी है। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो मेल का जो था वो कितना था, बढ़ के आ गया 50 पे, और फीमेल का कितना रह गया 15 से 20% तक आया बस, ठीक। कंपैरेटिव देखो, अभी हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, पहले समझ लो कितना क्या क्या है। फिर क्या हुआ, आगे इसको एज इट इज आप पढ़ते जाओ। ये देखो ग्रोथ, ये आई, ये आई, ये आई, क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि जो मेल है ना उसका ग्रोथ ठीक ठाक स्पीड पे होता रहा है, राइट। देखो मैं कंक्लूजन पे आ रही हूँ डायरेक्टली, लेकिन जो फीमेल है उसका क्या है, ये देखो, और ये देखो क्या हो रहा है फीमेल का। फीमेल का क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो पेस पे लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, और एंड में 1991 के बाद में वी सॉ हाइक, स्काई रॉकेटेड। स्काई रॉकेट देखो फ्रेज है, यूज करेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। स्काई रॉकेटेड, इट द लिटरेसी रेट स्काई रॉकेटेड ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, बढ़ गया, एकदम से बढ़ने लगा। और आप तो ऐसा लग रहा है कि मेल का तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फीमेल का तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ना इसमें। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। अगर आप बात करो तो ये देखो पैरेलल, बराबर, नो सच ग्रोथ इन दिस, तो ये सारे वर्ड्स में फ्रेजेस हैं जो हमको यूज करने हैं। इस तरह से हमको क्या करना होता है, पैराग्राफ को पूरी तरह से पढ़ना होता है। मैंने तो अपने डेटा काउंट कर लिए, अच्छे से इसको समझ लिया, और अब मैं पैराग्राफ को लिखने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। इंट्रोडक्टरी लाइन से शुरू करते हैं। कभी भी कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे तो कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए इंटरेस्टिंग सी, जैसे कि द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स। जितने भी ग्रीन कलर के वर्ड्स है ना वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, नोट डाउन कर लेना, नोटबुक लेके बैठो और इनको नोट डाउन करो, ठीक है। सो द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी in males and females in a European country ranging from 1951 to 2011। देखो कितना इजी है, एज इट इज क्वेश्चन जो था वही उतार दिया मैंने, लेकिन मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, ये वाली, द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स, द बार चार्ट शोज, द बार चार्ट डिस्क्राइब्स, दीज आर द फ्रेजेस यू कैन यूज। मैं दूंगी आपको सारे एक साथ लिख के लाइन में, ठीक है।
So the bar chart illustrates the percentage of literacy in male and female in a European country ranging from 1951 to 2011. इंट्रोडक्टरी लाइन की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जितना क्वेश्चन में होगा एज इट इज लिख देना, कुछ फ्रेजेस उसमें ऐड कर देना। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। देखो अभी डेटा पढ़ना शुरू करेंगे। क्या क्या डेटा था? इन द गिवन डेटा it is clearly visible that in the year 1951, in the year, ये है आपका 1951, the percentage of literate women is nearly half of the percentage of literate men. देख रहे हो बोलने का तरीका, इस चीज को लिखने का तरीका, nearly half of the percentage of literate men. हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना, मेन का 30 है, विमेन का 15 है। तो मैंने लाइन क्या लिखी? इट इज क्लियरली विजिबल दैट इन द ईयर 1951 द परसेंटेज ऑफ लिटरेट विमेन इज नियरली हाफ और ऑलमोस्ट हाफ, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मैन। क्लियर हो गया? एक और वर्ड मैंने यूज किया, नोटिसेबली। नोटिसेबली मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। Noticeably, mean literacy rate fluctuated between 1951 to 1991. देखो 1951 से 1991 तक फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब कभी बढ़ा है, कभी नहीं बढ़ा है, फिर नहीं बढ़ा है, फिर थोड़ा सा बढ़ा है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, सो noticeably male literacy rate fluctuated between 1951 to 1991, whereas opposite to this, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है, फीमेल लिटरेसी रेट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्रेजुअली, स्लोली, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा, ग्रेजुअली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फीमेल का क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना, देखो कितना स्लोली लिया है। तो इन्होंने एक लाइन यहाँ से ली, 1951 तक का एक डेटा हमने दे दिया। क्या बोला है कि जो मेल लिटरेसी है वो फ्लक्चुएट हुई है, कभी बढ़ी है, कभी नहीं बढ़ी है, लेकिन फीमेल लिटरेसी के साथ में एक चीज हुई है कि ग्रेजुअली बढ़ी जरूर है, धीरे धीरे बढ़ी है, बट बढ़ी जरूर है, रुकी नहीं है। ठीक, ये वाली रुक गई थी 1971 से 81 की मेल की रुक गई थी। क्लियर हो गया ये वाला पैराग्राफ? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे पास में इंफॉर्मेशन? कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको 2 लाइन में तो लिखना ही चाहिए, इससे 2 पैराग्राफ में तो लिखना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। इन 1971 का एक हम लोग एस्पेक्ट लेते हैं, ये वाला लेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, बताओ, देख के कुछ समझ पा रहे हो? क्या इंटरेस्टिंग सा हो रहा है 1971 में? डिफरेंस देखो। ठीक है, क्या है? इन 1971 मोर देन 50% ऑफ द मेल पॉपुलेशन वॉज एबल टू रीड एंड राइट। मोर देन 50%, कहाँ है मोर देन 50%? ये रहा, 50 से भी ज़्यादा है, 55% है। तो वो बोले मोर देन 50% मेल पॉपुलेशन कुड रीड एंड राइट एंड रिमेन्ड लेवल थ्रू द फॉलोइंग डेकेड। ठीक है, रिमेन्ड लेवल थ्रू मतलब सेम रही, वही सेम लाइन को देखो, हम आगे पढ़ते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। 1971 में क्या हुआ था? वी वर मोर देन 50% बट देयर वाज नो हाइक, रिमेन्ड लेवल थ्रू, सेम रहा। किसमें? नेक्स्ट डेकेड 1981। इन्होंने देखो डेकेड बोल दिया उसको, मैंने कहा था ना 10 ईयर्स की जगह हम लोग डेकेड यूज करेंगे। सो रिमेन्ड लेवल थ्रू द फॉलोइंग डेकेड बट इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस, मतलब कि ऑपोजिट टू दिस विमेन का क्या हुआ? विमेन हैव स्टार्टेड showing a rapid growth in their literacy rate 1991 onwards. Women का यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, 91 तक तो कुछ भी नहीं था, ये देखो। उसके बाद में they started showing rapid growth. अब ये जो phrases है ना guys, ये बहुत important होते हैं, I am telling you this again and again. तो rapid growth आपको दिखती है। Now, which have made them nearly equal to the ratio of men in coming decades. करेक्ट बात है ना, नियरली सेम कर दिया। क्या कर दिया? देखो यहीं पे तो था, दोनों बराबर में आ गए। अगर आप देखोगे 2011 में दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए, और स्टार्टिंग कहाँ से की थी? ऑलमोस्ट हाफ से की थी। हाफ से करते करते धीरे धीरे फीमेल ग्रोथ होने लगी लिटरेसी की,
और दोनों ऑलमोस्ट बराबर आ गए। क्लियर? तो ये किससे पता चला? ये चार्ट में तो लिखा है सारा, हमने खुद से नहीं बनाया है, जो भी दिया है उसको ही हमने क्या किया है, इसमें वर्ड्स में लिख दिया है। ओके, ऑल राइट, सो व्हाट नेक्स्ट? और देखो इसमें हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि 1951 में कितनी कम थी लिटरेसी, और देखो नोटिस कर रहे हो 2011 में कितनी है। अगर हम इसको 100% बोलते हैं, ये आपका 100 हो गया, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 80% से ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों लिटरेसी ग्रोथ अच्छी हो गई है, राइट? तो ये भी हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको? वी कैन राइट द लिटरेसी रेट ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन द कंट्री इज अबाउट 82% इन 2011। 82% मेल है इन कंपैरिजन टू अबाउट 80% अमंग द फीमेल। फीमेल का कितना है? 80%। 82 एंड 80% आउट ऑफ 100%, तो अच्छा लिटरेसी रेट हो गया है। यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन, दिस मीन्स दैट नियरली 1/4, this means nearly 1/4 of the country's population is still illiterate। वो क्या बोल रहे हैं? देखो पॉजिटिव तो अच्छी बात है कि इतनी हो गई है, नेगेटिवली क्या है? 1/4 of 100% is 25%, and he is not saying 25, he is saying nearly 1/4 of the, ठीक है। पैराग्राफ में क्या है? नियरली 1/4 इज स्टिल इलिटरेट, अभी भी इलिटरेट है। कितना? 1/4, 25 के आसपास। 25 से कितना हो गया? 20% के आसपास अभी भी लोग इलिटरेट हैं। दिस इज हाउ आई कुड समराइज दी एंटायर बॉडी। मैंने 1951 से शुरू किया और 2011 तक मुझे जो जो समझ आया वो मैंने इसमें बता दिया। अभी क्या बचा है? अभी ओनली वी हैव द कंक्लूजन टू राइट। सो ओवरऑल it can be observed, overall it can be observed, क्या दिखाई दे रहा है? The gender show an increasing, both the gender show an increasing pattern of growth। एक्चुअली दोनों ही जेंडर ने ग्रोथ तो की है, दोनों जेंडर की लिटरेसी ग्रोथ तो हुई है, बट का क्या रहा है? हायर रेट पे रहा है। मतलब ऑब्वियसली मेल सेक्टर में 82% है, फीमेल में 80 है, तो मेल सेक्टर इज एट हायर रेट। हाउएवर एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड से मतलब है कि देखो जो आ रहा है अब तक सारे ही ईयर्स में मेल इज हायर एंड फीमेल इज एट अ लोअर लेवल कंपैरेटिवली, ठीक है। अगर मेल का है 55% तो फीमेल का हो गया 35%, मेल का है 82%, फीमेल का हो गया 80%, तो है तो नीचे, बट ये तो हो गया आपका प्रिवेलिंग स्टेटस, मतलब जो चलता आ रहा है। प्रिवेलिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग तो ये होगा, so as opposed to the prevailing trend, the growth of women literacy की जो ग्रोथ है उसको अगर हम देखें, shall be expected to outshine the male literacy। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, outshine, और अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो जो मेल ग्रोथ है उससे भी अच्छा करेगी फीमेल ग्रोथ इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स, रेट इन दी फोर्थ कमिंग ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके हिसाब से ये समझ आ रहा है कि भाई देखो मेल का जो था ना वो तो ऐसे ग्रोथ करेगा, फीमेल का कैसे ग्रोथ करेगा? फीमेल का ऐसे ग्रोथ करेगा। तो देख रहे हो फीमेल का आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे को कंक्लूजन में समझ आया। याद है ना कंक्लूजन में क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू वट एवर डेटा हैज बीन गिवन टू यू, एक्सट्रैक्ट द कंक्लूजन आउट ऑफ दैट। उससे आपको क्या समझ आ रहा है? मेरे को ये समझ आया कि भाई मेल वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, female would keep on increasing as well, but female would grow at a higher rate because we can see the growth pattern में change we can easily see। क्लियर हो गया? तो ये मैंने पूरा पैराग्राफ को आपको बताया है कि आप कैसे लिख सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग था इसको लिखना आपके लिए, कितना टफ था आपको लिखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज इसके बाद मैं आपको पता है क्या बताने वाली हूँ? मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या यूज़ करने हैं। मैंने आपको बोला था पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है, मैं सब दूंगी। मैं ये साइड हो गई, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी दे दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होगा स्क्रीनशॉट से? आपको समझ आ जाएंगे ऐसे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे पैराग्राफ? आप बोलो द गिवन चार्ट इलस्ट्रेट्स, मैंने भी यही लिखा है, राइट, यही वाला लिखा था। और क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हो द बार ग्राफ डिपिक्ट्स दैट, डिपिक्ट्स बताता है, उसी के सिनोनिम्स हैं, बट इनको यूज़ करने से, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से आपका पैराग्राफ अच्छा बनता है, फॉर्मली लगता है। और ये तो सीखने ही है फ्रेजेस, तो आज ही सीख लो, मैं सिखा रही हूँ, आप सीख लो।
द ग्राफ शोज, ग्राफ क्या दिखाता है? द गिवन लाइन ग्राफ सजेस्ट्स, एस भी आएगा, द गिवन लाइन ग्राफ सजेस्ट, सिंगुलर है ना, सजेस्ट, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट, टेबल से दिखता है कि, एविडेंट दिख रहा है, द चार्ट गिवन अबव इज अबव डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है चार्ट, आगे जो हम बोलेंगे वो डिस्क्राइब करता है, द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, देखो कितने इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं, आपको ऐसे ही अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है इन्हीं लाइंस को यूज़ करके, ठीक है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक और ये फ्रेजेस समझ रहे हो, आई एम टेलिंग यू गाइज, आपके लिए एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। यूज़ दीज फ्रेजेस, कुछ और मत लिखना, इन फ्रेजेस को यूज़ करो, मैंने ये आपके लिए स्पेशली इकट्ठा किए हैं। चलो अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए थे ना, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड यू वर लाइक मैम कितने टफ टफ वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, फ्रेजेस यूज़ कर रहे हो, आप भी कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगी कौन कौन से फ्रेजेस कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, लर्न कर लो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ कर लो, ठीक है। क्या क्या करेंगे देखो, फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अगर आपको पैटर्न ऑफ ग्रोथ दिखाना है अपना, तो हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या है हमारे पास, रैपिड डबल्ड, रैपिडली डबल्ड, रैपिडली डबल्ड मतलब डबल हुआ, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रैपिडली डबल हो गया। स्काई रॉकेटेड, मैंने स्टार्टिंग में बोला था यूज़ करेंगे स्काई रॉकेटेड, स्काई रॉकेटेड का मतलब क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया। अगर आप फीमेल लिटरेसी की बात करो ना, इट स्काई रॉकेटेड आफ्टर 1991, इट स्काई रॉकेटेड, ठीक है। और क्या है, पीक्ड, पीक्ड एकदम लंबा सा चला जाना, मतलब ग्रोथ हो रही है। देखो डिक्लाइंड, अगर आपको ग्रोथ नीचे करानी है तो आप क्या यूज़ करोगे, डिक्लाइंड, मतलब कि 1951 में तो ग्रोथ थी, देन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है। लेवल्ड ऑफ, लेवल्ड ऑफ बराबर रहा, नीचे हुआ, ऊपर गया, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव लेवल्ड थ्रू, सेम लेवल पे रहा। देन वी हैव स्टेगनेटेड, स्टेगनेटेड क्या होता है, वही लेवल थ्रू, स्टेगनेटेड, कुछ भी वर्ड यूज़ करो सेम है, बराबर, मतलब मेल का याद है 1961 एंड 71 में वॉज सेम, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बताओ कि 1951 में और 61 में सेम था या 61 और 71 में सेम था, वहाँ पे आप लेवल थ्रू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग, अगर किसी का ग्रोथ है फिर सेम है फिर नीचे है फिर सेम है फिर ग्रोथ है, ऐसा पैटर्न फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटेड। देन वी हैव स्टार्टिंग टू राइज, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं था एंड देन स्टार्टिंग टू राइज। देखो ये जो फ्रेजेस है ना, आपको लाइक ग्रोथ पैटर्न के बारे में लिखने के लिए काम आएंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखना, अभी मैं स्क्रीन क्लीन कर दूंगी, लास्ट में आप ले लेना, ठीक है। एंड देन ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मतलब नीचे गिर गया, इट वॉज गोइंग गुड देन ड्रॉप डाउन, it is all about the growth we are having. Next, for establishing relationship or contrast, we can make use of words and phrases like these, मतलब दो लोगों में अगर रिलेशनशिप है या कंट्रास्ट बताना है, तो जैसे मेल और फीमेल में था तो मैंने यूज़ किया था इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस, इसके ऑपोजिट टू दिस, इन एडिशन टू दिस, ये वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली, इन शार्प कंट्रास्ट विद, in comparison to, however, as opposed to, while, दो चीज़ों के लिए। a striking difference मतलब देखो कितना नोटिसेबल दोनों में डिफरेंस है, ऑपोजिट है एकदम एक दूसरे के। नोटिसेबली समझ आता है, नोटिसेबली, वेयर एज अगेन दिस इज लाइक ऐसा, आप कोई डेटा दे रहे हो ये और उसके ऑपोजिट कुछ और दे रहे हो, तो आप वेयर इज यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। और क्या है जी हमारे पास में, अगर हमको नंबर्स में बात करनी है ना, तो उसमें देखो ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, है ना। देन नियर अबाउट 70%, नियर अबाउट 50%, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ये फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ करोगे इसमें। देन ऑन एन एवरेज लाइक जनरल व्यू पॉइंट, इसका क्या है, एन अप्रॉक्सीमेटली, व्हेन यू आर नॉट श्योर बट यू हैव एन अप्रॉक्स आइडिया, अप्रॉक्सीमेटली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आई विल चेंज इट, हट जाती हूँ ठीक है, आई होप ले लिया होगा, पॉज करके भी ले सकते हो वीडियो को। ऑल राइट, चलो, सो आफ्टर दैट वी विल हैव सम कंक्लूजन की लाइंस। कंक्लूजन कैसे करोगे, मैंने ओवरऑल से किया था, आप कैसे कर सकते हो, ओवरऑल हो गया,
To summarize it, comma, I have to say that, और the paragraph suggest that, कैसे भी लिख सकते हो. Subsequently, subsequently मतलब so, finally, so the result is that, subsequently लिख सकते हो. In all, totally, finally, last में. इन अ नटशेल मतलब ब्रीफ. नटशेल का मतलब क्या होता है? ब्रीफली अगर मैं बोलूँ कंक्लूजन बताने के लिए, तो आई हैव दिस आइडिया. सो इन ब्रीफ, लास्ट में हमारे पास में इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, सब एक ही बात है. ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल अबाउट दिस. नाउ PDF जिसको चाहिए आप जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो. पैराग्राफ राइटिंग बहुत इजी है. मैं आपको फिर बोलूँगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से इजी होती है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. लेटर राइटिंग से भी इजी होती है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. आप एक बार अच्छे से पैराग्राफ को समझो, जो कि अभी हमने समझा था. आप फिर उसको एज इट इज़ वर्ड्स में लिखना शुरू करो. फ्रेजेस भी दे दिए भाई, इतने सारे फ्रेजेस आपको मैंने दिए हैं, उनको पढ़ो, लर्न कर लो. ठीक है, और यूज़ करने की प्रैक्टिस करो. अगर आपको और भी ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ्स को लर्न करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो मैं अपनी लाइव क्लासेस में भी बहुत सारे एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. तो आप आओ लाइव क्लासेस में एंड वी विल सॉल्व ऑल दीज काइंड ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स एंड अदर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. आई होप यू हैव लाइक टुडेज वीडियो. इफ येस, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.